नमस्कार, चाइल्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर से एक दूसरे का स्वागत करते हैं और हम अपनी यूपी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर बेसिक इन्फॉर्मेशन में यूपी का देख लिया है। अब हम दूसरे लेक्चर को आज स्टडी करने वाले हैं। इस स्टडी में हम क्या करेंगे, कुछ स्टैटिक्स का एनालिसिस करेंगे यूपी के पर्सपेक्टिव में। और अगर उस स्टैटिक्स का एनालिसिस करेंगे तो कल ठीक है जिस मैप पर मैंने आपको छोड़ा था, आज उसी मैप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये भी कहा था कि हम लोग पॉलिटिकली बहुत चार्ज होते हैं, हम लोग से इन द सेंस कि मैं भी यूपी से ही निकल के आता हूँ, तो हम लोग भी पॉलिटिकली बड़े चार्ज होते हैं। तो पहले इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। तो हमको ये पता लग गया था कि बिहार के साथ हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एमपी के साथ हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। राजस्थान के पास हमारे पास लीस्ट डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और केवल एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था सहारनपुर। हरियाणा के साथ हमारे पास 6 बॉर्डर है। दिल्ली के पास हमारे पास 2 बॉर्डर है। और एनसीआर में हमारे पास टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट निकल कर आते हैं। यूके के साथ यानी कि उत्तराखंड के साथ हमारे पास 60 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर हैं। और नेपाल के साथ भी हमारे पास 60 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर हैं। और इस प्रकार से कल हमने पूरा लास्ट लेक्चर में हमने पूरा पॉलिटिकल मैप को स्टडी करा था। अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम यूपी के कुछ स्टैटिक्स पोर्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि जब मैं बाद में उनको एलोबरेट करूंगा अलग सेपरेट लेक्चर्स में, तो आपको नोशन के पर्सपेक्टिव में कोई भी एक इशू नहीं आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इसको जानता हूँ या इसको समझता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स हैं, केवल एक जनरल फिगर आउट नहीं है, क्योंकि इसके बीच के जो क्लचिंग पॉइंट्स हैं जहां से स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पिकअप करेगा, हम एक्चुअली उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको डिस्कस करने के लिए हमको कुछ स्टैटिक्स पोर्शन को बहुत डीपली देखना पड़ेगा और वहीं से उनके क्लचिंग पॉइंट या रीड बिटवीन दी लाइंस को हमको रीड आउट करना पड़ेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो पहले देखते हैं यूपी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन क्या है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो देखिए लैटिट्यूड्स वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं और पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी गई हैं। और ये क्या करती हैं, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, एक पूर्ण परिधि या वृत्त का निर्माण पृथ्वी के चारों ओर कर देती हैं। हमको ये पता था कि भूमध्य रेखा भी अपने आप एक मेजर लैटिट्यूड है और इसके बेस पर अर्थ को 2 हेमिस्फीयर, 2 गोलार्ध में विभाजित करा जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। भारत एक नदर्न हेमिस्फीयर का देश है, इसलिए भारत के जो भी लैटिट्यूड आएंगे वो नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे। अब नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो यूपी के पर्सपेक्टिव में हमको ये पता लगता है कि 23 डिग्री है और 52 मिनट नॉर्थ है। अब ये मिनट क्या होता है, तो देखिए अगर हम लैटिट्यूड को इक्वेटर से पोल की ओर चलते हैं तो हमको ये पता लगता है कि ये समानांतर होते हैं, पैरेलल्स बोला जाता है इनको। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर इन जनरल और 111.2 किलोमीटर इन पर्टिकुलर होता है। तो अगर इस डिस्टेंस को हम इक्वल 60 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक पोर्शन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मिनट। और इस प्रकार से यूपी का लैटिट्यूड स्टार्ट होता है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से। कहां तक एक्सटेंड होता है, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। ठीक, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, तो कहां तक स्टार्ट होता है, 30 डिग्री 24 मिनट्स नॉर्थ तक। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड फिर से वही इमेजिन लाइन है, लेकिन ये अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल्स है, ऊर्ध्वाधर है। और इनकी संख्या लैटिट्यूड के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। तो लैटिट्यूड हमारे पास होते हैं 180, 19 नदर्न हेमिस्फीयर, 19 सदर्न हेमिस्फीयर। इसके जस्ट अगेन जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे पास निकल के आते हैं 360, 180 इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 180 इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और भारत फिर से एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर का देश है, यानी कि हम नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के देश। हमको ये पता था कि नदर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में से अगर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं तो आपको ये पता करना है कि इन चारों हेमिस्फीयर में से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में से कौन वर्टिकल है और कौन हॉरिजॉन्टल है, यानी कि कौन क्षैतिज गोलार्ध है और कौन ऊर्ध्वाधर गोलार्ध है। आपका स्टडी का पहला होमवर्क आज इस लेक्चर्स में बनता है। तो लॉन्गिट्यूड के बेस पे फिर से मिनट्स को हमने वहीं से डिवाइड करा है। तो लॉन्गिट्यूड हमारे पास निकल के आता है 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट तक। और इस प्रकार से ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पोजीशन में हमारे पास यूपी का एक पोजीशन निकल कर आती है। नॉर्थ टू साउथ जो यूपी की लंबाई है वो 240 किलोमीटर है, जबकि वेस्ट टू ईस्ट जो इसकी लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। तो इसके बेस पे हमको ये पता लगा कि यूपी का एक्सटेंशन, विस्तार उत्तर और दक्षिण की तुलना में पूर्व और पश्चिम में अधिक है। तो इस प्रकार से ये वर्टिकल स्टेट ना होकर थोड़ा सा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर स्टेट ना होकर थोड़ी सी क्षैतिज पोजीशन वाला राज्य अपने आप में सामने निकल कर आता है। और इस कारण से और इन दोनों का जो बीच का एरिया हमको मिलता है वो मिलता है 2,48,928 वर्ग किलोमीटर का। अब यहीं से हमारा एक नेक्स्ट होमवर्क बन जाता है
कि अगर यूपी का क्षेत्रफल 2,48,928 किलोमीटर का है तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आपका हो जाता है नेक्स्ट होमवर्क, दूसरा गृह कार्य। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको ये पता लगेगा द परसेंटेज ऑफ द इंडिया टोटल एरिया। तो यूपी का जो एरिया था 2,48,928 किलोमीटर, ये टोटल इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट बनता है, 7.33% बनता है। और यही हमारा पास एक नेक्स्ट क्लचिंग पॉइंट या नेक्स्ट रीड बिटवीन द लाइन पॉइंट आता है, जिसमें 7.33% का एरिया निकल के आता है। और इस एरिया के बेस पर आउट ऑफ द ऑल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज यूपी का जो नंबर आता है एरिया वाइज वो आता है 4th लार्जेस्ट। पॉपुलेशन वाइज तो हम 1st लार्जेस्ट स्टेट है। अगर एरिया वाइज हम लोग बात करेंगे तो हम 4th लार्जेस्ट स्टेट है, जिसमें पहला स्टेट हमारे पास राजस्थान, दूसरा स्टेट आता है हमारे पास मध्य प्रदेश, तीसरा स्टेट हो जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे फिर नंबर आ जाता है यूपी का। ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है, कल हमने पॉलिटिकल मैप की स्टडी करी, तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास मिलेगा हमको बलिया, और जबकि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमको मिलेगा पश्चिम यूपी से शामली। और शामली क्या एक एनसीआर रीजन का डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एनसीआर रीजन के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्या शामली भी उसमें से एनसीआर रीजन का जो 8 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। तो शामली बनता है हमारा वेस्टर्न मोस्ट, बलिया बनता है हमारा ईस्टर्न मोस्ट। अब नॉर्थ और साउथ की बात कर लें तो नॉर्थ में बट ऑब्वियस हमारे पास सहारनपुर है, और कल हमने देखा था कि सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक डिस्ट्रिक्ट के साथ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार से यूपी की कनेक्टिविटी बन जाती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट था वो था हमारे पास सोनभद्र। लास्ट लेक्चर में सोनभद्र को लेकर 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे, उनको स्टडी करिए, पता करिए, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा होमवर्क हमने सोनभद्र को लेकर करे थे। क्या ये एक रामसार कन्वेंशन का स्टेट भी अपने आप में स्टेब्लिश होता है। आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज इन द नेशनल पॉपुलेशन, हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो बनती है हमारे पास 16.5%। तो एरिया वाइज पे हम 4th लार्जेस्ट हैं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज पर हम 1st लार्जेस्ट हैं। इसको अन्यथा न लीजिए, क्योंकि यूपी के अपने ज्योग्राफिकल कारण कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे हाई डेंसिटी रेशियो पॉपुलेशन का निकल कर आता है। ठीक है, उन हाई डेंसिटी रेशियो में अगर आप यूपी को ज्योग्राफिकली स्टडी करेंगे तो ज्योग्राफी आपको बताती है कि ज्योग्राफी डिसाइड करती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी डिसाइड करती है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी डिसाइड करती है इकोनॉमी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव को स्टडी करने से पहले वहां की ज्योग्राफी को पकड़ लिया तो आपको वहां का वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी ने डिसाइड करा कि हमारा कॉलोनाइजेशन पहले मुगल्स के थ्रू हुआ था और फिर बाद में ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ था, तो वो किस प्रकार से हुआ था। तो इंडियन ज्योग्राफी इसको डिसाइड करके चल रही थी। इंडियन ज्योग्राफी ये भी डिसाइड कर रही है कि हम फेडरल होते हुए भी क्यों यूनियन टेरिटरी के क्यों यूनियन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आगे की ओर बढ़ गए हैं, जबकि हम अपने संविधान को एक संघीय संविधान के रूप में समझते हैं, जानते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। तो क्यों उसमें फिर कुछ यूनिटी फीचर डाले गए हैं। अगर ज्योग्राफी से डिसाइड करना है तो ज्योग्राफी ये भी डिसाइड कर रही है कि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजन से क्यों रखे गए हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी डिसाइड कर रही है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है सब कुछ। 0 to 6 एज की जो पॉपुलेशन ग्रुप है वो है 15.41%। मेल पॉपुलेशन हमारे पास 52% है, फीमेल पॉपुलेशन 47% है। तो इसके बेस पे हमको ये पता लगा कि मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट में यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, और जब डिस्क्रिपेंसी है तो वो डिस्क्रिपेंसी कितने परसेंट का है, तो वो 5% का निकलकर हमारे सामने आता है। अब ये डिस्क्रिपेंसी अगर शिक्षा के आधार पर, साक्षरता के आधार पर ये डिस्क्रिपेंसी है, तो क्या डिस्क्रिपेंसी कहीं गुणात्मक रूप से हमारे सामने निकल के आएगी, तो हाँ कुछ अगले फैक्ट्स ऐसे आने वाले हैं जिससे हम इनको स्टडी करेंगे और यही हमारे क्लचिंग पॉइंट होंगे। तो अभी हमको ये पता लग गया कि मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में 55% का डिफरेंस है। अब ध्यान समझिए, लिटरेसी रेट है, एडुकेशन रेट नहीं है। कोई भी अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता है तो वो साक्षर कहलाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शैक्षणिक में आ जाता है, साक्षरता और शिक्षा में अंतर हो जाता है। शिक्षा की स्थिति हमारे पास और थोड़ी डाउन हो जाएगी, अभी हम केवल साक्षरता की बात कर रहे हैं। तो साक्षरता के आधार पर मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में 5% का गैप है, यानी कि नारी सशक्तिकरण में 5% की साक्षरता के आधार पर अभी कमी है। एवरेज डिकेडल ग्रोथ जो है 2001 से 11 था वो 20.22% था, यानी कि एक दशमीय साल में 2001 से 11 तक बनते हैं 10 साल। तो इसमें हमने टोटल एड ऑन कितनी पॉपुलेशन को करा, तो वो अब निकल के आता है हमारे पास 20.22%, और एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास 829। पर
अब हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस करा था कि नेशनल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क बन जाता है, गृह कार्य बन जाता है। और कल हमने ये भी डिस्कस करा था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का स्टेट हमारे पास कौन सा है, तो क्या वो स्टेट यूपी के किसी आसपास के बगल में ही है, और अगर बगल में है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, उसको भी आपको देखना है और चेकआउट करना है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन बनता है, और यही तुलनात्मक अध्ययन में कंपैरेटिव स्टडी में फैक्ट्स के स्टेटमेंट के साथ आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से विकल्प गलत हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए, तो आगे देखिए सेक्स रेशियो हमारे पास है 912, नेशनल रेशियो हमारे पास है 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब यहां से देखिए फिर से नेक्स्ट क्लचिंग पॉइंट आ रहा है, और क्लचिंग पॉइंट क्या है, तो क्लचिंग पॉइंट हमारे पास यह है, ठीक है, ये देखो कितना है, सेक्स रेशियो 912 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 क्यों है? पहली बात तो सेक्स रेशियो में हमारे पास डिस्क्रिपेंसी में डिसबैलेंस चल रहा है, उसमें जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो और कम है। भारत की जो परंपरा चलती आ रही है कि उसमें लड़का होना चाहिए, ये कहीं उसका एक कारण तो नहीं बनता है। दूसरी बात, लड़का होना चाहिए ये आवश्यक है परिवार के लिए, लेकिन लड़का अगर फीमेल फिटिसाइड्स के किसी भ्रूण हत्या की, कन्या भ्रूण हत्या के एवरेज पर, कॉस्ट पर आ रहा है, कंपैरिजन में आया, तो फिर ये गलत हो जाता है। लड़का होना चाहिए, परिवार में लड़का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन लड़की भी होनी चाहिए। अगर किसी लड़की को मारकर आप लड़के को जन्म दे रहे हैं तो फिर ये पाप है नैतिक रूप से, और आने वाली आपकी जनरेशन इसको भुगतने के लिए तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने कुछ ऐसा प्राकृतिक चक्र में डिसबैलेंस कर देते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जितना सेक्स रेशियो गड़बड़ाएगा उतना अधिक समाज में अत्याचार बढ़ेगा। आई रिपीट, जितना सेक्स रेशियो गड़बड़ाएगा उतना समाज में अधिक अत्याचार बढ़ेगा। तो हम खुद ही आने वाली जनरेशन के लिए अत्याचार को लेकर संबंधित गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन क्या है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है ना, तो बस उसी का डिफरेंस है। लिटरेसी रेट कितना है हमारे पास, 67.72% है। मेल लिटरेसी रेट देखिए कितना है, 77% है, और फीमेल लिटरेसी रेट 57% है। अब देखिए जो हमारे पास लिटरेसी रेट का गैप था, वो जो हमारे पास सेक्स रेशियो का गैप था, पॉपुलेशन का गैप था, उसके अनुसार हमारे पास लिटरेसी रेट क्या होता है, मल्टीप्लाइड होके आया है, और यहाँ पर अभी 20% का गैप अपने आप में बन गया है। यानी कि महिला सशक्तिकरण 20% की दर से नीचे की ओर चल रहा है। जब महिला सशक्तिकरण होगा ही नहीं तो समाज में फिर से और अत्याचार बढ़ेंगे। ये दूसरा क्लचिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अर्बन पॉपुलेशन 22.27% है, नेशनल एवरेज 31.16%, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन के बेस पर हम लोग अभी नेशनल एवरेज से नीचे चल रहे हैं, कुछ स्टेट से ऊपर चल रहे हैं। क्या कोई एडजॉइनिंग स्टेट हमारे पास ऐसे हैं जिनका अर्बन पॉपुलेशन रेट यूपी के अर्बन पॉपुलेशन रेट से कम चल रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफाइड करिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन रेट हमारे पास 22.27% है, और रूरल पॉपुलेशन रेट हमारे पास जो रेस्ट बनता है फिर वो 77.73% के लमसम आ जाता है। नेशनल एवरेज 68, यानी कि नेशनल एवरेज में अर्बन रूरल पॉपुलेशन एवरेज से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस है क्योंकि हम अर्बन पॉपुलेशन रेट में नेशनल एवरेज से नीचे की ओर चल रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन में नेशनल एवरेज से नीचे के चलने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि हमारे पास बेसिक एमिनिटीज या हमने जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अभी हम इतना नहीं बढ़ा पाए हैं। अभी तो एवरेज, नेशनल एवरेज भी थोड़ा धीमा चल रहा है, और उत्तर प्रदेश उससे भी थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन मान के चलिए आगे आने वाले 10 सालों में ये रेट एक वर्टिकल ग्रोथ के साथ बहुत तेजी से चेंज होने वाला है, जिस प्रकार से पॉलिसीज वगैरह प्रेजेंट गवर्नमेंट की चल रही हैं। आगे की ओर बात करते हैं। पॉपुलेशन बिलो दी पॉवर्टी लाइन कितनी है 2011 और 12 की डेटा के अनुसार, वो है 29 पॉइंट, तो वो निकल के आता है हमारे पास 29 पॉइंट क्या हो गया भाई, 29.43%। बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन हमारे पास कितना है, 26% है, और ये एवरेज नेशनल एवरेज से हाई है, यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ हाई चल रही है। और बट ऑब्वियस है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे पास हाई चलेगी, क्योंकि वी आर हैविंग द लार्जेस्ट चंक ऑफ द पॉपुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओनली द 7.33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। उसमें हमारे पास 17% की पॉपुलेशन है, जबकि हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया 7% से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो हमारा पॉपुलेशन रेट हाई रहेगा। ये फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा लो ही चल रहा है इस समय। रूरल बर्थ रेट हमारे पास 27.3% का है, और सॉरी 27.3 का है, और अर्बन बर्थ रेट हमारे पास 22.8 का है।
यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5% का डिफरेंस है। ये 5% का डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बेसिक एमिनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास इजिली अवेलेबल हो जाती हैं अर्बन के पर्सपेक्टिव में, जबकि रूरल के पर्सपेक्टिव में इजिली अवेलेबल नहीं हो जाती। और वहां पे अभी भी फैमिली प्लानिंग से ज्यादा बच्चों का मोह थोड़ा अधिक काम करता है। हम यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिकली सेंसिटिव हो जाते हैं, और इस इकोनॉमिक सेंसिटिव होने के कारण, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होने के कारण हम अपनी अर्बन बर्थ रेट पॉपुलेशन को थोड़ा डिक्लाइन मोड की तरफ लेके और चलते हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा है रूरल और अर्बन डेथ रेट। इसमें देखिए बड़ा क्लचिंग पॉइंट आएगा जब हम देखेंगे कि सेक्स रेशियो डिक्लाइनेशन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ लीड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं। तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने कहा साक्षरता दर है, शैक्षिक दर नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो रूरल और अर्बन डेथ रेट हमारे पास रेस्पेक्टिवली 7.3 और 5.3। तो रूरल में हमारे पास डेथ रेट हाई है, क्योंकि बट ऑब्वियस है, क्योंकि जो अर्बन क्लस्टर है वहां पे हमारे पास मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हीट आइलैंड यही बन रहे हैं, हीट आइलैंड यही बन रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन के क्लस्टर हैं। लेकिन रूरल में हमारे पास डेथ रेट फिर भी हाई है, जबकि वहां का जलवायु ज्यादा स्वच्छ है। तो अगर जलवायु वहां पे दिल्ली की तरह हो जाएगी तो और स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जो पहला प्राइमरी रीजन निकल के आता है वो निकल के आता है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर। हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे है, और जगह जगह जो अब पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो जगह जगह ठेके खुल गए हैं ना, ये जो लिकर कंजम्पशन को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया है, यह भी एक कारण बन रहा है। इसलिए आप देखेंगे अब रूरल एरियाज में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट बड़ी संख्या में सामने निकल कर आने लगे हैं। आगे फिर बात करते हैं, किसी और दिन चर्चा करेंगे इस विषय पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास 38 है। एवरेज में हमारे पास नेशनल एवरेज 44 चल रहा है, यानी कि हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हाईएस्ट और द लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास प्रयागराज और महोबा है। अब देखिए प्रयागराज हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है, क्यों है भैया? एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर है, और जहां पर जितनी अधिक पानी की सुविधा होगी पॉपुलेशन की डेंसिटी वहां पे उतनी अधिक बढ़ेगी। और प्रयागराज को तो संगम नगरी बोला जाता है। इसके अगेंस्ट महुआ में वाटर फैसिलिटीज थोड़ा ड्राई रीजन एरिया में आता है, इसलिए महुआ में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अपने पास कम हो जाएगी। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास गाजियाबाद है, और गाजियाबाद में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बट ऑब्वियस है, क्योंकि एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास काउंट होता है। नोएडा तो अभी पिछले कुछ समय से डेवलप हुआ है, पहले गाजियाबाद एक सैटेलाइट टाउन, दिल्ली के एक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित हो रहा था, और उसी टाइम जोन में दिल्ली गाजियाबाद ने एक अर्बन क्लस्टर के रूप में अपने आप को बहुत तेजी से वर्टिकल ग्रोथ के साथ डेवलप करा था। इसलिए और अगर हम देखेंगे तो गाजियाबाद का जो एरिया है कंपैरेटिवली वो भी कम है, कंपैरेटिवली कम है। अगर हम इसके सैटेलाइट टाउन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो कम एरिया डेंसिटी है, उसके अगेंस्ट में हाई पॉपुलेशन यहाँ पे इमिग्रेशन होके आई है, और इस तरीके से जो गाजियाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी तो अपने आप में इंक्रीज कर जाती है। लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट हमारे पास ललितपुर आता है। अगर हम ललितपुर के लोकेशन देखेंगे तो आपको ईस्टर्न पे मिलता है, ये ड्राई रीजन एरिया में आता है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर है, इसको ध्यान में समझ के रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सही है। गौतम बुद्ध नगर का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, क्योंकि एक फैक्ट ऐसा रहा है इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट कर दिया है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारे पास श्रावस्ती का आता है, कितना है? 57.16% है श्रावस्ती। इधर गया श्रावस्ती, ये रहा श्रावस्ती। तो 57.16% का हमारे पास लोएस्ट लिटरेसी रेट है, कहां पर? श्रावस्ती में। आगे देखिए, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हमारे पास कानपुर में है। अगर हमको पता हो तो अब तो यूपी में कई सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन गए हैं, लेकिन कभी कानपुर ही यूपी का इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल हुआ करती थी, और उस कारण से, तो उसका होने का कारण यही था कि कानपुर में शिक्षा का प्रसार इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ बहुत तेजी के साथ हुआ, और इस प्रकार से कानपुर का जो लिटरेसी रेट है वो अपने आप में हाई होता चला गया। और देखिए यहाँ पर नारी सशक्तिकरण आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप कानपुर की महिला से बात करेंगे इन कंपैरिजन द रेस्ट ऑफ द यूपी, तो आपको बात करने से पता लगेगा कि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हमको फिर से श्रावस्ती में ही देखने को मिलता है। तो श्रावस्ती लोएस्ट लिटरेसी रेट में भी और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट में भी है। हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास गौतम बुद्ध नगर है। इसका अर्थ ये नहीं है गौतम बुद्ध नगर वालों ने लगातार जनसंख्या को अपने स्तर से बढ़ाया है। एक्चुअली क्या हुआ है, जो भी नया एरिया डेवलप करता है बहुत तेजी के साथ, और जहां पर भी रीजनल डिस्पैरिटी इकोनॉमिक टर्म्स में होकर निकल कर आती हैं, तो फिर किसी एक ऐसे क्लस्टर को व्यक्ति पकड़ लेता है जहां पर वो तेजी से मूव इन करता है, माइग्रेशन होता है बहुत तेजी से। तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर का डिकेडल ग्रोथ बढ़ा है वो एक्चुअली फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं, माइग्रेशन के थ्रू बना है, जहाँ पे बहुत तेजी से
बाहर से लोग आकर सेटल हुए हैं। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा को घूमने जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा क्लस्टर, ग्रेटर नोएडा क्लस्टर को घूमने जाएंगे, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं। मेरी बहन वहां रहती है। मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेकर दिल्ली मूव कर चुका हूँ। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट हमारे पास मिलेगा कानपुर में। अब कानपुर में लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट हमारे पास क्यों मिल रहा है? क्योंकि कानपुर एक समय बहुत तेजी से डेवलप हुआ, एक हाई क्लस्टर पॉपुलेशन जोन वो अपने आप में डेवलप होकर निकल के आया, लेकिन इसके साथ ही फिर क्या हुआ, यूपी में थोड़ा इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट हुआ, और उसी रीजनल डेवलपमेंट में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर एक मेन प्रोमिनेंट सिटी निकल कर आते हैं। तो अब जो पॉपुलेशन क्लस्टर एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को लेकर कानपुर की तरफ मूव कर रहा था, उसने यहाँ पर मूव कर दिया। इसलिए कानपुर का जो लोएस्ट, इसलिए जो कानपुर का डिजिटल ग्रोथ था वो अपने आप में लोएस्ट आ गया, यानी कि वहां की मेन पॉपुलेशन वहीं टिक गई है, और जो इनकमिंग पॉपुलेशन है वो भी वहां पे बड़े क्लस्टर के साथ नहीं आ रही है। तो फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट नॉर्मल था, क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट हाई है। इस कारण से जो फर्टिलिटी रेट है वहां पे आपको कानपुर में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यूपी के एवरेज से कम देखने को मिलता है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका हमारे यहाँ पे मिलता है? जौनपुर का। और जौनपुर अपने आप में एक फेमस सिटी है, जौनपुरिया करके। तो जौनपुर में फीमेल लिटरेसी रेट आपको, वो सॉरी, सेक्स रेशियो आपको हाईएस्ट मिलता है, यानी कि जौनपुर के लोग रेस्ट ऑफ द यूपी अधिक समझदार हैं। और देखिए नया क्लचिंग पॉइंट आ रहा है, गौतम बुद्ध नगर कितना है? 85। लिटरेसी रेट कितना था? हाईएस्ट था, और लोएस्ट सेक्स रेशियो चल रहा है। अगर आप गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो वहां पे सामाजिक ताने बाने उसको स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो कास्ट पॉलिटिक्स मिलेगी वो मेल डोमिनेटेड ज्यादा मिलती है। हर परिवार को एक लड़का कम से कम चाहिए, बच्चे अधिक करने भी नहीं, और लड़का उसमें प्रोमिनेंट होना चाहिए यहाँ पे। इसलिए आपको फीमेल फीटिसाइड के केस बहुत अधिक मिलेंगे। ये फीमेल फीटिसाइड्स अधिक रेट पर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, तो गुपचुप तरीके से। और आप यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो मैं आपको जानता समझता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा आपसे व्यक्तिगत संबंध बन गया है तो फिर हर काम आपके लिए करवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है इस एरिया में। तो पर्सनल रिलेशनशिप हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई, तो चुपचाप तरीके से सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध नगर का साक्षर लोग हैं तभी फीमेल फेटिसाइड सबसे हाई रेट पर करवाते हैं। शिक्षित नहीं है ना, साक्षर है केवल। आगे की ओर आइए, आगे की ओर देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूपी को लेकर। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप यूपी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास क्या क्या पोजीशन चल रही है। आज का लेक्चर कल के लेक्चर को दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो यूपी का एक फुल फ्रेम इमेज आपके माइंड में बन पाएगी। अगले लेक्चर्स में अब हम यूपी के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। यश, हाँ।